गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट थर्ड में प्रथम प्रश्न पत्र में जॉन लॉक के विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समझौतेवादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों आते हैं। तो हॉब्स का अध्ययन हम कर चुके हैं, आज हम जॉन लॉक का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जॉन लॉक को जो हम देखते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं हॉब्स के विपरीत अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। जिस तरीके से हॉब्स ने मानव स्वभाव में एक काकी पक्ष रखा था, उन्होंने केवल बुराइयों को देखा था मानव में, उसी तरीके से लॉक ने मानव में केवल अच्छाइयों को देखा है। और लॉक एक संवैधानिक शासन की भी लॉक ने बात करी है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये शासन के अंग भी उन्होंने बताए हैं। तो लॉक के जो विचार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि लॉक एक उदारवादी के रूप में भी जाना जाता है। तो लॉक का जो जन्म है वो 1632 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। उनका जो पारिवारिक माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। उनकी जो माताजी थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, पूजा पाठ करती थी। उनका प्रभाव लॉक के ऊपर काफ़ी पड़ा। उनके पिताजी जो थे वो भी वहीं वकालत करते थे, उसका प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा। 12 वर्ष के जब ये थे तब वहाँ पे इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया था। इनकी योग्यता एमए रही, बीए एमए रही। 1652 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे, वहाँ जाकर इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। और 1660 में इन्होंने चिकित्सा शास्त्र की भी शिक्षा ली और डेविड टॉमस के संपर्क में आए और ये वहाँ पर चिकित्सक भी बने। इन्होंने चिकित्सक के रूप में भी इन्होंने अध्यापन का कार्य कराया। इनकी रचनाएं जो हैं, जो इनकी बुक्स हैं, उनके बारे में जब हम देखते हैं बच्चों, तो पहली बुक तो इनकी थी मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध 1690 में ह्यूमन नेचर के संदर्भ में इन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने मानव प्रकृति का उल्लेख किया है और बताया है कि मानव अच्छाइयों से युक्त एक प्राणी है, जिसमें कि करुणा है, प्रेम है, दया है और वो शांति से रहता है, लेकिन भविष्य के लिए वो समझौता करके एक राज्य की स्थापना करना चाहता है। दूसरी इनकी बुक थी शासन पर 2 निबंध। 1690 में इन्होंने इस बुक का प्रतिपादन किया। तीसरी इनकी बुक थी सहिष्णुता पर पहला निबंध 1689 में, 1689 में। फोर्थ सहिष्णुता पर दूसरा निबंध 1690 में लिखा इन्होंने। सहिष्णुता पर तीसरा निबंध 1692 में लिखा। और इनकी एक बुक थी शिक्षा से संबंधित कतिपय विचार, क्योंकि शिक्षा पर भी इन्होंने बहुत ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो 1693 में, 1693 में इन्होंने अपने विचारों इस बुक में लिखे। तो अब बच्चों हम देखें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना की जब हम बात करते हैं तो लॉक की जो महत्वपूर्ण रचना है वो थी शासन पर 2 निबंध। शासन पर 2 निबंध, ये जो बुक है इसको 2 भागों में इन्होंने बांटा है। पहले निबंध में इन्होंने फिल्मर की कॉन्सेप्ट लिया है। फिल्मर एक विचारक था जिसने कि दैवीय अधिकारों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि राजा के दैवीय अधिकार होते हैं, जिसकी बात भारतीय संदर्भ में मनु ने करी थी, वो ही इन्होंने बात करी थी और इसका खंडन लॉक ने किया। उन्होंने कहा दैवीय अधिकार जो है नहीं है, अधिकार जो है हमेशा समाज की देन होते हैं, व्यक्ति की देन होते हैं। व्यक्ति जब जीवन लेता है तो वो अधिकारों के साथ ही पैदा होता है। दूसरी बुक में इन्होंने जो दूसरा निबंध था उसमें हॉब्स के लेवायथन में जो वर्णित है निरंकुशवाद का इन्होंने खंडन किया, क्योंकि हॉब्स ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, निरंकुश राजतंत्र की बात करी थी, तो लॉक को वो स्वीकार्य नहीं था। उसने कहा निरंकुश राजा जो है वो व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकता। 1688 में रक्तहीन क्रांति हुई। जन समर्थन पर ये उन्होंने तर्क दिया कि रक्तहीन क्रांति इस चीज़ का समर्थन है कि जन समर्थन के आधार पर ही क्रांति होती है। विलियम तृतीय और जो द्वितीय निबंध था उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर शासन सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और पार्लियामेंट का उदय हो गया इंग्लैंड में और सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया और निरंकुश शासन का अंत हो गया। तो इस तरीके से लॉक का द्वितीय निबंध राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉक ने सरकार के मूल प्रश्नों का उसमें उठाया है। कानूनी और राजसत्ता और औचित्य के को इन्होंने सिद्ध किया है। इन्होंने कानून की बात करी है, संवैधानिक शासन की बात करी है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की बात करी है। तो इस तरीके से इनकी जो महत्वपूर्ण रचना, यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो शासन पर 2 निबंध। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि लॉक के चिंतन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ, क्योंकि बच्चों ये मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी विचारक अपने विचार शून्य में नहीं देता। उसकी जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उसके विचारों को प्रभावित करती हैं। तो लॉक के समय की परिस्थितियाँ जिस तरीके की थी
उसने उसको प्रभावित किया। हॉब्स के समय की जो परिस्थितियाँ थी उससे हॉब्स प्रभावित हुआ। तो लॉक के समय की जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो लॉक के समय भी राजनीतिक उथल पुथल का समय था। 12वीं जब वो 12 वर्ष का था तभी वहाँ पे गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। लेकिन बच्चों, एक बात जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लॉक ने हमेशा मानव में अच्छाइयाँ ही देखी। वो इसलिए देखी क्योंकि लॉक का जो संदर्भ था, लॉक का जो संपर्क था वो अच्छे व्यक्तियों से ही रहा। उसको बुरे व्यक्तियों से कहीं पर भी उसका पाला नहीं पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि उसने व्यक्ति में केवल अच्छाइयों को ही देखा है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का बहुत ही प्रभाव पड़ा लॉक का, और लॉक ने एक मत बनाया कि केवल लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, शांतिपूर्ण तरीके से ही सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो 1688 में विलियम तृतीय और रानी मेरी का स्वागत हुआ। जॉर्ज द्वितीय वहाँ से भाग गया था, जो कि निरंकुश था, फ्रांस भाग गया था और फ्रांस में उसने शरण ली थी। और पार्लियामेंट जो है इसका अधिकार पत्र पारित हो गया था और राजतंत्र भी स्थापित हो गया था और लोकतंत्र भी स्थापित हो गया था। तो इस क्रांति का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और उनका ये मानस बना कि जो परिवर्तन है वो क्रमिक रूप से यदि धीरे धीरे किए जाए तो शांतिपूर्ण परिवर्तन भी संभव है। दूसरा प्रभाव पड़ा हुकर से, भी वो काफ़ी प्रभावित हुए। हुकर का मानना था कि सरकार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर कार्य करेगी। हुकर ने ये कहा, तो लॉक ने भी इस चीज़ का समर्थन किया कि सरकार को जनहितों को ध्यान में रखना चाहिए। जनहितों को ध्यान में रखे बिना सरकार जो है वो कार्य नहीं कर सकती, तो उसको ध्यान में रखकर उनको कार्य करना होगा। तीसरा जो प्रभाव पड़ा, व्यक्तिवादी विचार को प्रभावित किया। व्यक्तिवादी विचारक, जिस तरीके से आपने पूर्व में भी विचारधारा पढ़ी है कि व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति को लेकर चले हैं, उसी तरह लॉक जो है वो भी व्यक्ति को लेकर ही चला है। उसने कहा है कि व्यक्ति जो है उसके अधिकारों का रक्षण होना चाहिए, और इसीलिए लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के अधिकारों की बात करी है। उन्होंने संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, इन अधिकारों की बात लॉक ने करी है। तो वो राज्य को एक ऐसी संस्था मानता है जो कि व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करेगी। तो ये लॉक के जो विचारों पे प्रभाव पड़े वो रहे। इसके बाद अध्ययन पद्धति, लॉक की अध्ययन पद्धति जिस तरीके से हॉब्स की वैज्ञानिक भौतिकवादी अध्ययन पद्धति थी, लेकिन लॉक की अध्ययन पद्धति अनुभववादी विवेकवादी है। इस पद्धति को अपनाकर लॉक ने राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप एवं शासन संबंधी सिद्धांतों का विवेचन किया है। तो ये बच्चों इसकी अध्ययन पद्धति की बात हो गई। अब हम देखते हैं जॉन लॉक का सामाजिक समझौते संबंधी विचार। हॉब्स एवं रूसो की तरह लॉक ने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विवेचन किया है, और उन्होंने भी ये कहा है कि समझौते के माध्यम से एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी। उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं किया है जो कि हॉब्स ने किया था। इन्हें वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और पार्लियामेंट को ये अंतिम सत्ता के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रजातंत्र की जो बात है, एक जो लोक शासन की बात जो है, वो लॉक ने करी थी। तो सबसे पहले हम इसके सामाजिक समझौते में देखते हैं मानव स्वभाव। लॉक ने मानव स्वभाव की बहुत ही अच्छे रूप से चित्रण किया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लॉक ने मानव में अच्छाइयों का पुतला माना है और उसका ही मानना है कि मानव मानवीय गुणों से युक्त है, पहली विशेषता। दूसरा, मानव बुद्धिमान है और निरंतर विचारमान है। उसका विवेक जो है वो स्वचालित रहता है और वो घटनाओं से प्रभावित होता है और घटनाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए वो अपने आधार पर उसका मूल्यांकन करता है और उसके लिए क्या उचित है यह सोच केवल मानव में ही है। तीसरा, मानव अपने विवेक से नैतिक सत्ता को स्वीकार करता है और उसके अनुरूप आचरण करता है, वो कहीं पर भी अनैतिकता का आचरण नहीं करता। नेक्स्ट है, मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया, सद्भाव इसके आधार पर रहता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लॉक ने मानव में अच्छाइयों को माना है। इसी आधार पर उसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। प्राकृतिक अवस्था का भी पहला उसने यही बताया कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें समाज है लेकिन राज्य नहीं है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति आपस में प्रेम और सद्भाव से रहते हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण अवस्था है जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहा है। फोर्थ, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर रहे हैं और उसका रक्षण कर रहे हैं।
किसी भी तरह का कोई झगड़ा उन लोगों के बीच में नहीं है। तो बच्चों, ये तो दोनों बातें हो गई कि प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझौते का कारण और समझौते की प्रक्रिया और समझौते के माध्यम से जो स्थापित प्रक्रिया है, किस तरीके का राज्य है, उसके बारे में अध्ययन